नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम कमोडिटी के इस हफ्ते की बड़ी खबरें तो आपको बताएंगे ही, साथ ही अगले हफ्ते कहां एक्शन रह सकता है और ये भी बताएंगे कि आपको गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए। जिस तरह से इस हफ्ते में गोल्ड सिल्वर में तेजी दिखी, क्या अगले हफ्ते भी जारी रहेगी या फिर मुनाफा वसूली का दबाव दिखेगा। कच्चे तेल को लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते भारी गिरावट दिखी, क्या यही गिरावट अगले हफ्ते में भी दिखेगी। ऐसे में आपको रणनीति क्या बनानी चाहिए, इसके साथ ही आपके लिए बेस मेटल्स और एग्री मार्केट का भी पूरा आउटलुक लेकर आएंगे। और 4 मेहमान है आज हमारे साथ जो आपको अपनी रणनीति अगले हफ्ते के लिए बनाने में मदद करेंगे। हमारे साथ नेहा कुरैशी हैं आनंद राठी से, हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता हैं धन के फाउंडर हैं, और साथ ही अजय केडिया साहब है केडिया कमोडिटी से, और कुंवर जी ग्रुप से हमारे साथ रवि देवरा है। अब चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश के इस वीकली एडिशन में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात आज हम करेंगे क्रूड की, क्योंकि क्रूड के लिए यह हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहा। इस हफ्ते में कच्चा तेल 10% तक टूट गया। हालांकि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यहाँ पर हल्की रिकवरी की भी कोशिश हो रही है, लेकिन अगला हफ्ता कैसा होगा, क्योंकि जिस तरह से सऊदी और रूस के बैठक के बाद से यहां पर रिकवरी की कोशिश हो रही है। रवि जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल को लेकर? एक अहम इवेंट है आज 3 अप्रैल को, जहां पर ओपेक प्लस की बैठक होनी है। ओपेक प्लस कभी नहीं चाहेगा कि $80 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव लंबे समय तक रहे, क्योंकि उनका पूरा डेवलपमेंट का, पूरा मॉडर्नाइजेशन का पूरा प्रोग्राम उनका डीरेल होगा। ऐसे में वो सभी तरह से कोशिश करेंगे। ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरफ क्रूड का मूवमेंट रह सकता है अगले हफ्ते में? रवि जी, जो क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं उसमें जो अभी फंडामेंटल्स जो डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगा। हालांकि ये जो हफ्ते का लो है $72, वो काफी अहम सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद करनी चाहिए। एंड पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग है फेड की पॉलिसी है, इसके ऊपर मार्केट का ज्यादा फोकस रहेगा। ड्यू टू दिस बैंकिंग डेवलपमेंट्स प्राइसेस में अच्छा मुनाफा वसूल है। हालांकि चाइना ने जो आरआरआर कट किया है एंड थोड़ा बहुत वहां पे रिकवरी की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हफ्ते में टिल मीटिंग मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग के मूव के लिए वहां पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी आप रख सकते हैं। पर्टिकुलर इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बार 76 तक के लेवल दिखने चाहिए। ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव तभी होगा जब ये 80 के ऊपर स्टेबल होगा, पर तब तक मुझे लग रहा है कि 72 का सपोर्ट लेके आगे जाके प्राइसेस यहाँ पे थोड़े वोलेटाइल हो सकते हैं, स्टेबल हो सकता है। एंड पोस्ट फेड मीटिंग मुझे लग रहा है कि वहां पे और आप क्यों ले सकते हैं, बट टिल फेड मीटिंग मुझे लग रहा है कि एक अगले 3 ट्रेडिंग सेशन है, वहां पे आपको एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद पे बाइंग करना है। इंटरनेशनल मार्केट के बाद डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग 5900 तक के लेवल दिखने चाहिए, और डाउन साइड 5560 का अहम सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट नेक्स्ट वीक में ब्रेक नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है कि आपको एक बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। टिल फेड मीटिंग एक बार 5800 तक के लेवल, एंड अगर थोड़ा एक्सटेंड करे तो 5900 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। नेहा, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल अगले हफ्ते कैसी रह सकती है और क्या आउटलुक है? और पोजिशनल अगर किसी को नजरिया बनाना है तो क्या कॉल्स दे रही हैं आप? हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आपने देखा है कि कच्चे तेल में टाइट रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा था, वो एमसीएक्स में 6000 और 6600 7000 के रेंज में ही कर रहा था। वैसे अचानक से 2-3 दिन पहले उसमें एक डाउनफॉल देखने मिला है। रीजन फंडामेंटली यही थे कि डिमांड इन्वेंट्री बिल्डअप थी, और चाइना का जीडीपी फॉरकास्ट जो है वो काफी उन्होंने 5.6 से 5 पॉइंट कर दिया था, और जिसके वजह से डिमांड एक कंसर्न हो गया था, और ऊपर से बैंक क्राइसिस की न्यूज आ गए थे एंड यूएस रिसेशन के कंसर्न थे। तो उसी मद्देनजर के काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला, और एक टेक्निकल सपोर्ट जो था 5800 का, वो हमें टूटते हुए दिखा है। तो जब तक वो उसके ऊपर नहीं सस्टेन करता है, मैं रिकमेंड करूंगी सेल ऑन राइज ही हम करें। नियर 5850 के हम सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 6000 का रख सकते हैं, टारगेट 5550 का रख सकते हैं। ओके, गोल्ड और सिल्वर की चाल अगर इस हफ्ते की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में 3.5%, घरेलू बाजार में करीब 5% की तेजी दिखी, वहीं 6 से 7% तक की तेजी चांदी में भी दिखी है। केडिया जी, क्या लग रहा है अगले हफ्ते क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख सकती है अगले हफ्ते? नमस्कार विष्णु जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए जिस से ग्लोबल मार्केट में कंसर्न हुए हैं,
ये कहीं ना कहीं डॉलर पे भी हमने देखा इनिशियल दबाव था, बट कहीं ना कहीं अब डॉलर भी रिकवर हो रहा है और गोल्ड भी रिकवर हो रहा है। ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ये जो संकट है और गहराता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अगला हफ्ता भी ट्रेंड पॉजिटिव है। नो डाउट एक छोटी अवधि में जो बड़ा जंप आया है, जिसके चलते थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि मार्केट कॉशियस जरूर है करेक्शन के लिए, बट मुझे लगता है गोल्ड जब तक 1907 या 1905 डॉलर के ऊपर मेंटेन है, हायर साइड में मुझे लगता है 1956 डॉलर से 1970 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की भी अगर हम बात करते हैं तो चांदी में भी यही रुख बना हुआ है, लेकिन एज कंपेयर टू गोल्ड चांदी काफी स्टेबल और थोड़ी सी इंटरनेशनल में 22 डॉलर नहीं तोड़ पा रही, जो हमें लगता है कि अगले हफ्ते तक करीबन 22.5 से 22.80 का लेवल दिखा सकता है। जिस ढंग से डॉलर अपनी जगह पे है, बट जो कंसर्न्स इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों को सपोर्ट करेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो गिरावट है, ये वन मोर एक ऐड करता है पॉजिटिवनेस। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगले हफ्ते के लिए भी तेजी है। आज के सेटअप के हिसाब से 58,500 ही है, बट अगले हफ्ते में हमें लगता है कि 58,850 से करीबन 59,000 तक का लेवल गोल्ड में, और चांदी लगभग 68,500 से 69,000 तक का लेवल आराम से दिखा सकती है। जयप्रकाश जी आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर अगले हफ्ते के लिए क्या है? जी गुड इवनिंग मिथुन, विश्व मोहन जी। देखिए, जहाँ तक गोल्ड की बात है, ये वीक बहुत अहम वीक रहा। काफ़ी सारे यहाँ पे नए ट्रिगर्स बने। आगे चल के जो जिस हिसाब से यहाँ पे आर्थिक संकट गहराने के अंदेशा लग रहा है, सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब क्रेडिट स्विस पे भी यहाँ पे नेगेटिव खबरें आ रही हैं। तो ये एक बेस सेटअप कर रहा है कि आगे चल के यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है, तो जिसका सीधा फायदा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस को मिलेगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक भी जो तेजी का रुख है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि जो कंसर्न्स हैं वो टले नहीं हैं। और जो कल हम लोगों ने एक्शन देखा, ईसीबी ने 50 बेसिस पॉइंट रेट्स बढ़ाए, उससे ये लगता है कि जो मार्केट में एक अटकलें चल रही थी कि शायद यहाँ पे फेड अपना इंटरेस्ट रेट हाइक पॉज कर देगा सिलिकॉन वैली बैंक के बस्ट होने के बाद, मुझे लगता है अब उसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी सेंट्रल बैंक का जो प्रायोरिटी है वो यही है कि किस तरह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाएं। जब तक इस तरह की रणनीति रहेगी सेंट्रल बैंक्स की, मुझे लगता है ये गोल्ड और सिल्वर दोनों को ही सपोर्ट करेगा। मुझे ये बिल्कुल लग रहा है कि हम शायद हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में ही 60,000 तक का लेवल गोल्ड का देख लें। तो आई थिंक कोई भी गिरावट मिले उस पर निवेश या ट्रेड का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, यानी गिरावट में खरीदारी के ही मौके आपको ढूंढने हैं। लेकिन चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए जरूरी टिप्स यही है कि कोई भी ट्रेडिंग करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करे, खुद अपना भी रिसर्च करे। जो भी एक्सपर्ट्स हमारे चैनल पे आपके लिए एडवाइस देते हैं उसके बाद भी अपना रिसर्च करे, अपने वित्तीय सलाहकारों से मदद ले, उसके बाद ही कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाए। चलिए सबसे पहले दर्शक हमारे साथ एसके बंसल साहब हैं ग्वालियर से। एल्युमिनियम में जानना चाहिए कि क्या करना चाहिए। केडिया जी, क्या करना चाहिए एल्युमिनियम में इन स्तरों पर? हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन यहाँ पर तेजी दिख रही है, लेकिन आगे क्या, अगले हफ्ते में क्या होगा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज चाइना से जो अपडेट आया है उसके बाद पूरे बेस मेटल को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट वैसे भी अगर पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम अभी तक काफी सपोर्टिव रहा है, जिस ढंग से हमने प्रोडक्शन को लेकर कुछ कंसर्न्स आते हुए देखे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप तो नहीं लग रहा, बट हाँ जिस ढंग से अभी फेड चाइना से जो रेट का अपडेट आया वो एक सपोर्ट दे रहा है। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है अगले हफ्ते तक या आज शाम तक की भी अगर बात करें तो प्राइजेस एक पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। जो हायर साइड की अगर हम बात करते हैं तो प्राइजेस 209 210 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है बिफोर एनी करेक्शंस। अगले दर्शक क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? नेहा, कॉपर में क्या लग रहा है अगले हफ्ते क्या करना चाहिए क्रिश को? जैसे कि बेस मेटल में एक चाइना की अभी जो न्यूज आई है वो काफी सपोर्टिव है बेस मेटल प्राइसेस के लिए, बट ओवरऑल अब देखना चाहे तो सीजनल स्लो डाउन की वजह से इन्वेंट्री बिल्डअप आ रही है काफी दिनों से और एक रिसेशन फियर है, तो वो उसको मद्देनजर देखते हुए हम यही बोलेंगे कि सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी। 760 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 770 का रखिए और 740 का टारगेट रखिए। थैंक यू। अगले दर्शक हमारे साथ नीलेश हैं नवी मुंबई से। क्या चांदी इन्होंने 68,200 रुपए पे खरीदा है, अब क्या करे? रवि जी क्या करना चाहिए इनको नीलेश जी को?
मेरे हिसाब से अभी होल्ड करना चाहिए। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि इवेंट के पहले थोड़ी वोलेटिलिटी आई है, जरूर से हायर लेवल से मुनाफा वसूली का प्रेशर थोड़ा बहुत वहां पे आता हुआ दिखा है, बट मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे आपको होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 66,480 का लगा कि आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह जैसे फेड की मीटिंग है उसके पहले शायद 68,200 तक के लेवल दिख जाए, तो एक बार आपके कोस्ट के करीब आ जाए तो वहां पे एग्जिट कर ले, बट ये स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी ये पोजीशन लॉन्ग साइड होल्ड कर सकते हैं। तो ये व्यू है आपके लिए चांदी पर। अगले दर्शक हमारे साथ गुगले हैं महाराष्ट्र से। कच्चा तेल 3 लॉट 5,807 रुपए पे खरीदा है। जय, क्या करना चाहिए इनको क्रूड में? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है क्रूड ऑयल में जो संकेत दिख रहे हैं वो नीचे का ही लग रहा है। हालांकि $65 का WTI में एक बेहद अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे कोई भी अपसाइड मोमेंटम मिलता है और कोई पॉजिटिव न्यूज आता है और रेट के उनके आसपास आता है तो मेरे ख्याल से एग्जिट ले लेना चाहिए लॉन्ग पोजीशन से। जब तक क्रूड ऑयल $70 के ऊपर नहीं आता है WTI, तब तक आई थिंक सेल ऑन राइज की ही रणनीति रखने में समझदारी है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ महावीर हैं बेंगलुरु से। ये जानना चाह रहे हैं कि कॉमिक्स पर सोना क्या $1967 तक जाएगा? 1967 तक जाते हुए आपको दिख रहा है क्या आजकल में, 1-2 दिनों में आपको लग रहा है, या मंडे तक? जय, सॉरी विश्वमोहन जी, मैं मिस किया क्वेश्चन। मंडे तक क्या $1967 तक कॉमिक्स पर गोल्ड जा सकता है क्या? विश्वमोहन जी, काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ओवर वीकेंड किस तरह के और डेवलपमेंट्स निकल के आते हैं ऑन इकोनॉमी फ्रंट, या कोई और बैंक की कुछ अगर मुसीबतें आती हैं। हालांकि देखिए, अगर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है कि जो अभी रेट चल रहा है इसके आसपास ही क्लोजिंग होना चाहिए। और अगर मंडे का डेवलपमेंट देख के ही कोई यहाँ पे व्यू बनाना चाहिए, लेकिन अगर 1 से 1.5 महीने का कोई अगर व्यू रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे और अपसाइड देखने को मिलेगा। अगले दर्शक हमारे साथ राज हैं बेंगलुरु से। क्रूड 5,500 स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदा है। रवि जी, क्या करना चाहिए अब इनको? क्या ये सही स्ट्रेटजी है क्या? अगर पुट ऑप्शन है तो मुझे लग रहा है कि आप रुक सकते हैं। अदरवाइज आउटलुक वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 100-150 पॉइंट का अगर कुछ उछाल होता है तो वहां पे भी सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। 6,000 के ऊपर क्रूड सस्टेन रहे ऐसे फंडामेंटल्स अभी मुझे कम दिख रहे हैं, तो आप ऑलरेडी हेज एंड आपने एक लोअर रिस्क लेके पुट ऑप्शन बाय किया है, तो मुझे लग रहा है कि आप होल्ड करें। जब तक 6,000 के ऊपर क्रूड नहीं निकलता तब तक आप ये पोजीशन में पुट बाय करके होल्ड कर सकते हैं। और आपके एक्सपायरी भी अभी काफी टाइम है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। बट पुट बाय करके उसके सामने मुझे लग रहा है कि एक आप दूसरा ऑप्शन करें, 5,000 का पुट उसके अगेंस्ट बेच दे। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी और आपका मुनाफा ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से आप कुछ ना करें, अभी आपकी जो पुट पोजीशन है वो होल्ड करें और उसके सामने 5,000 का एक पुट ऑप्शन है वो बेच दे, जिससे आपको एक बेटर स्ट्रेटेजी में एक अच्छा फायदा मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में राय जानना चाह रहे हैं, इन स्तरों पर खरीदें या बेचें। नेहा जी, क्या करना चाहिए इनको क्रूड और एनजी दोनों में? एनजी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 के ऊपर काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है, बिकॉज और फंडामेंटल्स भी हमें सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं कि जैसे एक्सपेक्ट करा जा रहा है मार्च में थोड़ा कूल वेदर रह सकता है, और जो ड्रिलर्स हैं उनको काफी लो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, जिसके वजह से आउटपुट में कटौती आ सकती है। तो उसे मद्देनजर लेते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जब तक 200 के नीचे नहीं जा रहे हैं तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं अराउंड 200 के लेवल से। 185 का स्टॉप लॉस रखिए और 230-240 का टारगेट रखिए। और क्रूड ऑयल में जैसे मैंने कहा कि जैसे सेल ऑन राइज ही स्ट्रैटेजी जब तक अपनाई जाएगी जब तक 5800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो 5850 के करीब आप बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 6,000 का और टारगेट रखिए 5,550 का। थैंक यू। अगले दर्शक हमारे साथ विनय कुमार है रोहतक से। नेचुरल गैस ऑप्शंस का ट्रेड जानना चाह रहे थे। केडिया जी, आपके पास एनजी में ऑप्शंस का कोई ट्रेड है क्या आज? बिल्कुल, अगर हम देखें नेचुरल गैस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ना 220 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है और ना ही 200 के नीचे जा पा रहा है। तो ऐसे टाइम पे कॉल बैक स्प्रेड का यूज करना चाहिए जहां पे आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो इंट्राडे के अगर 2-3 दिन के व्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो इनको 200 का एक कॉल है वो बेचना चाहिए जहां पे 13 रुपया 65 पैसा मिलेगा, एंड 220 का 2 कॉल लेना चाहिए जो इस वक्त 5.5 के आसपास है। तो अगर हम कैलकुलेट करें
तो मुश्किल से आपका 11 रुपए का आउटफ्लो होगा और 13 रुपए मिलेगा, मतलब नेट आप 2 रुपए मिलेगा। अगर प्राइसेस में 220 का लेवल रीच हुआ तो पहले भी हमने देखा 245 का जंप आया था, ऐसा ही कुछ जंप हम 220 के ऊपर देख पा रहे हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर कॉल बैक स्प्रेड करके चलिए, जहां पे 200 का कॉल बेचना है, जहां पे आपको प्रीमियम मिलेगा, और 220 के 2 कॉल लेके चलने हैं। ओके, तो ये व्यू है आपके लिए नेचुरल गैस ऑप्शंस की रणनीति केडिया जी की तरफ से। पवन कुमार है हिसार से, धनिया का 2 महीने का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। रवि जी, धनिया का 2 महीने का आउटलुक क्या है? धनिया में सेल ऑन राइज रहना है। मुझे फंडामेंटली ऐसा लग रहा है कि वहां पे सप्लाई के कंसर्न है, हालांकि जीरा की वजह से प्राइसेस में एक अच्छा उछाल है, साथ में जो अभी मौसम में चेंज हुआ है उसका भी एक इम्पेक्ट आया और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी धनिया में आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि 7100 के करीब एक बार प्राइसेस मिल जाते हैं तो वहां पे 2 महीने के लिए आपका अगर आउटलुक है तो बेच के चलना चाहे। अपर साइड मुझे नहीं लग रहा है कि वो 7300 के ऊपर सस्टेन होगा, क्लोजिंग बेसिस पे इसका स्टॉप लॉस लगा है। डाउन साइड मेरा मानना है कि एक बार धनिया 6500 तक के लेवल आपको 1.5 से 2 महीने में दे सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो ओवर सप्लाई का कंसर्न है, साथ में जो फिश में प्रोडक्शन में भी 124% के हाइक के एक्सपेक्टेशन है, तो अगर वेदर के हिसाब से थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो भी इस साल का एंडिंग स्टॉक हायर रहेगा। तो 2 महीने के लिए आउटलुक मुझे बेरिश लग रहा है। तो आपका आउटलुक धनिया को लेकर क्या है? काफी गिरावट आ चुकी ऊपरी स्तरों से, देखे केडिया जी, क्या करना चाहिए? क्या आगे तेजी की संभावना है क्या कोरिएंडर में? समझिए कि कोरिएंडर में जो गिरावट है उसका बड़ा कारण था सोइंग। तो सोइंग मेरे को लगता है मार्केट डिस्काउंट कर चुका है ऑलरेडी, जिसकी वजह से प्राइसेस ने 66-6700 के आसपास का बेस बना चुका है। सेकंड जो गिरावट बढ़ी थी वो इंपोर्ट को लेके बढ़ी थी, जो मुझे नहीं लग रहा आगे होगा। तो टाइम बिंग मुझे लगता है प्राइसेस एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। अगले 2 महीने की बात करें तो प्राइसेस रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज जो गिरावट आनी थी सोइंग की न्यूज को लेकर, अराइवल्स को लेकर, वो मार्केट डिस्काउंट कर गया। तो अगर बड़े रेंज की बात करें तो मुझे लगता है अगले 2 महीने के लिए जो रेंज रहेगा वो करीबन सपोर्ट में 6550 से 6600 का रहेगा, जो यहाँ से मात्र 400 रुपए की गिरावट वर्स्ट इन केस है। और हायर साइड में मुझे लगता है 7800 से 8000 तक का जंप ले सकता है, बिकॉज स्टॉकिंग के लिए ये कमोडिटी इस बार सबसे अट्रैक्टिव रहेगी, क्योंकि सबसे सस्ती कमोडिटी हम बोल सकते हैं, ऑलरेडी भाव काफी ज्यादा टूट चुके हैं। तो मेरा व्यू है कि अगर 2 से 2.5 महीने की अगर बात करें तो प्राइसेस 7800 से 8000 तक का लेवल रिकवर करते हुए दिखाई देगा। ओके, अगले दर्शक है दविंदर है लुधियाना से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? मौजूदा स्तरों से और गिरावट की संभावना जय आपको नेचुरल गैस में लग रही है क्या? हम मार्च में जो हाई एमसीएक्स पर देखे थे 245 रुपए के आसपास गया था, वहां से काफी गिर चुका है, वापस से 200 के आसपास है। क्या लग रहा है आगे किन स्तरों पे खरीदना चाहिए अगर इनका खरीदने का मन है तो? विश्वमोहन जी, देखिए नेचुरल गैस काफी वोलेटाइल कमोडिटी है। मुझे लगता है कि जो 180-85 का लेवल है उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज देना बहुत टफ है। तो कोई भी भाव अगर 2000 के नीचे मिलता है तो मेरे ख्याल से 180 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाई पोजीशन में एंटर करना चाहिए। 230-240 का लेवल पॉसिबल है। मैं ये अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और अगर दूसरा तरीका है नेचुरल गैस में यहाँ पे पोजीशंस बनाने का, वो ये है कि अब आप मिनी फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हैं, जिसमें आपका बेटर रिस्क मैनेजमेंट होगा, क्योंकि अगर आप एक लॉट लेते हैं और 1250 का लॉट है तो आप अगर छोटे ट्रेडर हैं तो आप एक पोजीशन में स्टैक हो जाते हैं। यहाँ पे 200 के नीचे अगर आप स्टैगर्ड वे में बाई करें और 180 का स्टॉप लॉस से बाई करें तो वो हेल्प कर सकता है। दूसरा तरीका है आप 210 या 220 का कॉल ऑप्शंस लेके आप अप्रैल का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कैपिटल है वो आपको पता है कि मैं मैक्सिमम कितना कैपिटल लूज करूंगा, तो आपके लिए वो टेक्निकल स्टॉप लॉस बन जाता है। यानी दोनों रणनीति आपके लिए, अगर फ्यूचर्स में खरीदना चाह रहे हैं तो डिप में स्टैगर्ड मैनर में टुकड़ों में आप खरीदें। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 180 का। अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप 210 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी खरीद सकते हैं, या फिर मिनी का भी विकल्प है। अगर काफी वोलेटाइल काउंटर है तो मिनी के साथ भी जाए, वो भी बेहतर रणनीति होगी। एग्री मार्केट में कुछ और सवाल आ रहे हैं। आनंद है अकोला से, कॉटन केक 2580 रुपए पर खरीदा है। केडिया जी, क्या लग रहा है? कॉटन केक एक रेंज में फंसा हुआ है अब कुछ समय से, क्या आगे तेजी दिख रही है? क्या 2580 की बाइंग है? देखिए, टाइमिंग में हमने देखा पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो तेजी आई है वो हमने देखा फंडामेंटली थोड़ा बहुत सपोर्टिव भी है, मौसम भी बिगड़ा था, बट ओवरऑल मुझे लगता है अपसाइड काफी लिमिटेड है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अगर ये 2700-2720 के करीब अगर मिलता है
तो वहां पे बिकवाली करके चलना चाहिए फिर से। अभी टाइमिंग हो सकता है कि सोमवार मंगलवार मार्केट में थोड़ा और जम मिल जाए, बट 2720-30 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है महीने भर में प्राइसेस वापस 2400-2450 तक का लेवल दिखा सकता है, तो टेम्पररी बाउंस पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके, अगले दर्शक है रूपा राम है जोधपुर से। ग्वार सीड में क्या करना चाहिए? केडिया जी, क्या लग रहा है ग्वार सीड में यहाँ से एक हालांकि इस हफ्ते कमजोरी जरूर दिखी है, लेकिन एक रेंज ही कह सकते हैं। क्या लग रहा है आगे किस तरह के मूव की उम्मीद है? कब तेजी आएगी? बड़ी तेजी की उम्मीद कब तक करे ग्वार सीड में? देखिए, गवार तो हम लोग पैदा कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। जिस ढंग से यूएस यूरोप यहाँ पे हम रिसेशन का फियर और जो अनसर्टेनिटी बनी है, जिसके चलते मार्केट अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा है। जैसा आप कह भी रहे हैं कि एक रेंज बड़ा बन चुका है। पहले हम देख रहे थे कि प्राइस 5700 से 6100 की रेंज में था, अब ये 5500 से 6000 की रेंज में। वॉल्यूम्स काफी कम है, इसके लिए क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बट करंट लेवल पे शॉर्ट करने जैसी कमोडिटी है नहीं। यहाँ पे एक्यूमुलेट करके ही चलना चाहिए। हाँ, नई तेजी के लिए हमें 5850 या 6000 के ऊपर जाना बहुत जरूरी है सीट के लिए, और गम के लिए भी 12200 के ऊपर एक अच्छा खासा बाउंस वापस मिल जाएगा। बट पार्टिसिपेशन काफी कम है, तो रिसेशन फियर है। बट अगले हफ्ते फेड की मीट भी है, और थोड़ा बहुत अगर रिकवरी आती भी है तो मुझे लगता है 5850 तक का लेवल गवार सीट में और 12200 तक का लेवल गवार गम में मिल जाएगा। करंट लेवल से शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। करंट लेवल से शॉर्ट पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। रवि जी, आपका व्यू ग्वार सीड ग्वार गम पे? ये क्वेश्चन मुझे? जी रवि जी, आपसे ही सवाल था। मैं डेफिनेटली मैंने भी उसमें बाइंग का रिकमेंडेशन आज के लिए दिया है। एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि कल का जो मंदी का माहौल था वो थोड़ा ओवरडन था, एंड पर्टिकुलर फंडामेंटल के सामने अभी थोड़ा देखे तो क्रूड के साथ उसका कोरिलेशन धीरे धीरे बन रहा है। पर्टिकुलर जब क्रूड में 2% से ज्यादा तेजी या मंदी होती है उसको ये फॉलो करता है, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव वे भी है कि क्रूड के साथ उसका एक कोरिलेशन फिर से बने। बट अभी देखे तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन एक अट्रैक्टिव लेवल है। 5510 के करीब बाय करके चले 5450 का स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है कि 5600 से लेके 5700 तक के टारगेट गुआर सीड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं गुआर गम में भी ये करेक्शन मुझे एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अगर 11200 मिल जाता है तो एक बेटर लेवल होगा 11000 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से मुझे गुआर गम में 12000 तक की तेजी दिख रही है, तो गुआर सीड गुआर गम मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी की तेजी की उम्मीद नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से 4 to 5% की तेजी एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगले दर्शक है निशांत है लुधियाना से। ये जानना चाह रहे कि डॉलर के मुकाबले रुपया 81 तक कब तक आ सकता है? केडिया जी, क्या लग रहा है, पॉसिबल है क्या अभी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखिए, ज्यादा करके इतिहास दिखाता है कि इलेक्शन पीरियड में रुपया कभी भी ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है, और जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स भी वापस थोड़ा सा 105 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं रुपए में मजबूती रोकेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है जो रेंज रहेगा वो 8150 नीचे में, जो हमने रिसेंटली बीच में एक बार देखा भी था। हायर साइड में एक ध्यान रखिए, अगर 8320 का लेवल ब्रीच होता है तो वी कैन गो टुवर्ड्स 8450 आल्सो। तो मुझे नहीं लगता है 81 या 81 के नीचे इमीडिएटली जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिसेशन फियर जो मार्केट में बन रहा है ये कहीं ना कहीं रुपए को एक गिरावट के रूप में लेके आएगा। वर्स्ट इन केस 8150 तक का लेवल देखने मिल सकता है, बट वो भी सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अगले दर्शक है के रामचंद्र राव है तिरुपति से। क्रूड और एनजी की कॉल चाहिए। जय, आपके पास आपकी रणनीति एनजी में तो आपने बता दिया कि फ्यूचर्स में स्टैगर्ड मैनर में बाई करे, क्रूड में उनको क्या करना चाहिए? जय, आपसे सवाल था क्रूड के लिए। जी विश्वमोहन जी, देखिए एनजी में मुझे लगता है जैसा मैंने बताया कि 200 के नीचे से यहाँ स्टैगर्ड वे में बाई करके चला जा सकता है। जहां तक क्रूड की बात है, देखिए अगेन यहाँ पे $65 अगर WTI की बात करें तो एक अहम सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। घरेलू मार्केट की अगर बात की जाए तो आई थिंक 5580 से 5600 में बाई पोजीशन एंटर किया जा सकता है 5520 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 5820। तो ये सलाह है आपके लिए। अगले दर्शक है रौनक अग्रवाल है जलगांव से। मूंग के प्राइस का आउटलुक जानना चाह रहे। केडिया जी, मूंग प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है इस अगले ये एक महीने के लिए? कमोडिटी में नहीं सुन आउटलुक जानना चाह रहे हैं रौनक अग्रवाल। केडिया जी, आपसे सवाल मूंग प्राइस को लेकर है, वो जानना चाहे कि मूंग में क्या आगे तेजी की संभावना है क्या?
देखिए मूंग की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस एक सेमी दायरे में ट्रेड कर रहा है। एक हमने रिसेंटली देखा था कि प्राइस के अंदर एक जंप आया था जो 8,100 150 के करीब ट्रेड कर रहा है। डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, बट अपसाइड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जंप नहीं है। जो पहले भी मैंने कहा था कि 8,250 तक का लेवल दिखा सकता है, उसके बियॉन्ड जाता हुआ टाइमिंग नहीं दिखाई दे रहा डिमांड को लेकर, तो 8,250 तक का लेवल मूंग में देखने मिल सकता है। ओके नेहा जी, विपुल व्यास हैं, उनका सवाल एल्युमिनियम पे है। एल्युमिनियम में क्या लग रहा है अगले हफ्ते के लिए, क्या कॉल है एल्युमिनियम में? एल्यूमिनियम बेस मेटल्स में मैं यही बोलूंगी कि सेल ऑन राइज करके चलें। अराउंड 208 लेवल के सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 210 का रख सकते हैं, टारगेट 204 का रख सकते हैं। ओके चलिए, आज इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे और आपके बचे हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया नेहा जी आपका, जयप्रकाश जी आपका, केडिया जी आपका और साथ ही रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी अगले हफ्ते में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।